हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग टीचर। हम लोग ने पेपर फर्स्ट अच्छे से डिस्कस कर लिया है। उसका अभी 2 वीडियो और आएगा, ठीक है। उन 2 वीडियो थोड़ा सा वो 2 वीडियो हैं वो आई थिंक थोड़ा लॉन्ग रहेंगे, क्योंकि मुझे सिलेबस ख़त्म करना है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है, तो फर्स्ट पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा विद इन 1 डेज़, ठीक है। उसके बाद 25 तक, और नहीं हुआ तो 26 तक हम पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, ठीक है। देखिए, इंग्लिश मीडियम के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मैसेज कर रहे हैं और कमेंट्स वगैरह भी कर रहे हैं, तो उनको भी मैं बिलीव करा रहा हूँ। मतलब आपको प्रॉमिस है मेरा कि आपके लिए भी मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मटेरियल का जुगाड़ ज़रूर करूँगा, क्योंकि इंग्लिश का जो कंटेंट है वो कम मिल रहा है, ठीक है। तो मैं लगा हुआ हूँ, पीडीएफ बना रहा हूँ आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए जो ये मुझे ये जो नोट्स हैं ये, ठीक है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। पेपर 4 है ये, ठीक है। हम लोगों ने पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड अच्छे से डिस्कस कर लिया है, और थर्ड पेपर भी आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगा, ठीक है, या फिर आज इवनिंग में ही मिल जाएगा, ओके। उसके बाद में फिर ये होगा कि आपका फोर्थ पेपर कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा और सेकंड पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 25 तक ये तीनों पेपर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आपका जो थर्ड पेपर है वो भी साथ में ही हम कंप्लीट कराएंगे, तो 26 तक पूरा मान के चलिए, खींच खांच के 26 तक आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आता है पीडीएफ का। तो पीडीएफ जो है आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड की जाएंगी। अभी हम फोकस कर रहे हैं आपका सिलेबस कंप्लीट करने में। देखिए, पीडीएफ आप लोग सारे लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं ना, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सिर्फ वीडियो देखते हैं। तो वीडियो को मैं प्रायोरिटी इसलिए दे रहा हूँ ताकि वीडियोज़ उन लोगों तक भी पहुँचे जो जिनके पास तक पीडीएफ नहीं पहुँच सकती है। पीडीएफ सभी के पास नहीं पहुँच पाएगी ना, तो इसीलिए हम थोड़ा सा वीडियो पे ज़्यादा फोकस करें। थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, आप लोग वीडियो को देखिए अच्छे से, ठीक है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग आज पेपर 4 डिस्कस करेंगे, थोड़ा लॉन्ग रहेगा, तो आप पेपर 4 के लिए अच्छे से तैयार हो जाइए। बीच में हम ब्रेक भी लेते रहेंगे, जिससे कि आप थोड़ा सा आप भी ब्रेक लेते रहिए, जिससे कि आप अच्छे से अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है निर्देशन का अर्थ, प्रकृति, उद्देश्य एवं सिद्धांत, मीनिंग, नेचर, एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निर्देशन का अर्थ होता है। ऑप्शन है इसके पथ प्रदर्शन करना, निर्देशन करना, संकेत करना या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन हम सभी में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें लगेगा कि हमें ऑप्शन पढ़ना है उसी में हम ऑप्शन पढ़ेंगे, ओके। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? उपयुक्त सभी, मतलब कि संकेत करना भी है, निर्देशन करना भी है और पथ प्रदर्शन करना भी निर्देशन का मतलब है। उसके बाद है किसी व्यक्ति की रुचि, योग्यता व क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसके आधार पर पथ प्रदर्शन करना क्या कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा निर्देशन, क्योंकि हम निर्देशन पढ़ रहे हैं, तो इसका जो अधिकतर आंसर होगा यहाँ पे निर्देशन होगा। बट आपको क्वेश्चन को समझना है अच्छे से, ठीक है। बिना क्वेश्चन को समझे आपको आंसर नहीं देना है कि निर्देशन पढ़ रहे हैं तो निर्देशन 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 ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन को समझना है ताकि आप एग्जाम्स में क्या लिखते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद निर्देशन का लक्ष्य किसमें सामंजस्य स्थापित करता है, मतलब निर्देशन का जो लक्ष्य है किसमें सामंजस्य स्थापित करना है, निर्देशन का अर्थ क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है उसका, किसमें सामंजस्य स्थापित करना है उसको। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? व्यक्ति और समाज में जो है निर्देशन को सामंजस्य स्थापित करना रहता है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है कि निर्देशन व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करता है तथा समाज के साथ समायोजन करने में सहायता देता है। ये किसने डेफिनेशन दी है? प्रैक्टर ने, या फिर जोन्स ने, या फिर हस्बैंड ने, या फिर एम्ब्री स्ट्यूपस ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि हस्बैंड ने, ठीक है। जो हस्बैंड नाम के जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, उन्होंने इसका ये स्टेटमेंट दी है कि निर्देशन जो है व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करता है, मतलब आने वाले जीवन के लिए तैयार करता है, तथा समाज के साथ समायोजन करने में सहायता देता है, मतलब समाज के साथ घुलना मिलना बैठना, इस तरीके को इसको मतलब समझने के लिए हेल्प करता है, ओके। फिर 5th नंबर क्वेश्चन है कि विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने निर्देशन को किन अर्थों में लिया है। ऑप्शन नंबर है कि व्यापक अर्थ में किसी भी व्यक्ति को सेवा के रूप में दी गई सहायता, या फिर शिक्षा की उपक्रिया के रूप में, या फिर विशिष्ट अर्थ के निर्देशन सेवा के रूप में। क्वेश्चन क्या है कि विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने निर्देशन का मतलब क्या समझा है, निर्देशन जो है वो क्या है। तो उन्होंने ये 3 ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रिक अपनाते हैं कि जहाँ पे उपयुक्त सभी होगा ऑप्शन में, और आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको और ऑप्शंस लगाने के बजाय वही उपयुक्त सभी जो है ऑप्शन लगाना रहेगा, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन की विशेषता नहीं है। इसमें ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे हमको। ऑप्शन ए है कि निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये विशेषता नहीं है। या फिर निर्देशन के द्वारा व्यक्ति का संतुलन विकसित होता है, ये विशेषता नहीं है। सी नंबर है कि निर्देशन हमारा ध्यान व्यक्ति पर संतुलित नहीं करता है। एंड डी जो है निर्देशन मनुष्य को भावी जीवन के लिए तैयार करता है। तो निर्देशन क्या नहीं है? निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो हाँ बिल्कुल, ये निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन बी, निर्देशन के द्वारा व्यक्ति का संतुलित विकास होता है। तो बिल्कुल निर्देशन के द्वारा जो है संतुलित व्यक्ति मतलब संतुलित विकास होता है व्यक्ति का। उसके बाद थर्ड है कि निर्देशन जो है हमारा ध्यान व्यक्ति पर संतुलित नहीं करता है। तो ये जो है गलत लग रहा है, ठीक है। निर्देशन जो है हमारा जो ध्यान है व्यक्ति पर संतुलित करता है। अभी जो हमने ऊपर वाला ऑप्शन ये पढ़ा है ना, संतुलित विकास होता है, तो निर्देशन से संतुलित जब विकास होगा तो संतुलित ध्यान भी होगा, ठीक है। फिर है कि निर्देशन मनुष्य को भावी जीवन के लिए तैयार करता है। तो ये भी सही क्वेश्चन है। तो क्या इसमें ऑप्शन सही है? सी, मतलब निर्देशन जो है हमारा ध्यान व्यक्ति पर संतुलित नहीं करता है। नेक्स्ट है कि निर्देशन किस पर आधारित है। निर्देशन किस पर आधारित है? तो इसमें क्या होगा? रुचि, क्षमा और रुचि, क्षमता और योग्यता, इन तीनों पर निर्धारित होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि निर्देशन जब माता पिता, बड़े भाई बहन या अन्य परिवारजनों या अध्यापकों के द्वारा किया जाता है तो इसका रूप कैसा होता है? ऑप्शन है सामान्यीकृत होता है, मतलब एकदम जनरल टाइप में होता है। या फिर विशिष्टीकृत होता है, या फिर स्पेशलाइजेशन के रूप में होता है, या मनोकृत, या फिर सेवाकृत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सामान्यीकृत। जो हमारे मतलब अध्यापक, गुरुजन और भाई बहन सब होते हैं, बहुत ही जनरल तरीके से मतलब एक गाइडेंस देते हैं, ठीक है, निर्देशन देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि निर्देशन किस तरह की समस्याओं को सुलझाने में सहायता करता है। तो जो गाइडेंस है वो किस तरह की समस्याओं को सुलझाने में सहायता करता है। इसका ऑप्शन है कि जीवन के लक्ष्य निर्धारित करने में, सामंजस्य स्थापित करने में, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए और बी दोनों, मतलब जीवन के लक्ष्य स्थापित करने में और सामंजस्य स्थापित करने में। राइट आंसर क्या है? बोथ। फिर नेक्स्ट है कि निर्देशन का विषय क्षेत्र क्या है। निर्देशन का विषय क्षेत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर भी इसमें भी है, व्यक्तिगत निर्देशन भी है, शैक्षिक निर्देशन भी है और सामाजिक निर्देशन भी है। मतलब तीनों निर्देशन है, व्यक्तिगत भी है, शैक्षिक भी है, एजुकेशनल भी है और सोशल भी है, ठीक है। सोशल गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस और एजुकेशनल गाइडेंस। ओके, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निर्देशन का जो क्षेत्र है तीनों में है, सोशल, एजुकेशनल और पर्सनल। नेक्स्ट है कि छात्रों को विविध व्यवसायों के लाभ तथा हानि बतलाना, व्यवसाय चुनने में सहायता करना तथा विशेष रुचि उत्पन्न करना कैसा निर्देशन है। अगर हम छात्रों को ये बताते हैं, क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर हम छात्रों को ये कहते हैं कि आप ये व्यवसाय कर लो, या फिर ये व्यवसाय चुन लो, या फिर आपका रुचि जो है इसमें ज़्यादा आ रहा है तो आप ये कर लो, ठीक है। तो जो ये निर्देशन हम देते हैं तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? सामाजिक होता है वो निर्देशन, स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन होता है, व्यावसायिक निर्देशन होता है, या व्यक्तिगत निर्देशन हम देते हैं उनको, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर वो है व्यावसायिक निर्देशन, क्योंकि यहाँ पे व्यवसाय की बात चल रही है तो यहाँ पे व्यावसायिक निर्देशन हम दे रहे होते हैं उनको, छात्रों को। ओके, छात्र के समय आज के समय में निर्देशन का उत्तरदायित्व किस पर आ गया है। मतलब यही है कि आज के टाइम जो निर्देशन जो मिलता है, गाइडेंस मिलता है, वो किस पर आ गया है। तो स्कूलों पर, पिता पर, परिवार पर, या पैसों पर। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? स्कूलों पर, क्योंकि माता पिता के पास इतना टाइम आज के टाइम में नहीं हो रहा है कि वो मतलब निर्देशन गाइडेंस करें अच्छे से बच्चों को। तो इसीलिए पूरा का पूरा जो उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है? स्कूलों पर आ गई है। ओके, फिर क्या है? किसका उद्देश्य व्यक्ति का आत्मनिर्देशन करता है। मतलब कौन सा ऐसा चीज़ है या कौन सा ऐसा पार्ट है, ऐसी कौन सी ऐसी वस्तु है जो व्यक्ति का आत्मनिर्देशन करता है, ठीक है। आत्मनिर्देशन करना है, किसका उद्देश्य जो है व्यक्ति का आत्मनिर्देशन, मतलब सेल्फ गाइडेंस करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है निर्देशन का, मतलब गाइडेंस ही एक ऐसी चीज़ है जो कि सेल्फ गाइडेंस कर सकती है। ओके, फिर है कि निर्देशन का उद्देश्य है। निर्देशन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य परामर्श देना है, या फिर नियुक्ति और अनुकरण करना है, या फिर सामंजस्य बनाए रखना है, और जो लास्ट ऑप्शन है वो क्या है? उपयुक्त सभी। तो इसका जो फिर हम लोग वही ट्रिक करेंगे कि इसका जो राइट आंसर वो क्या है? डी, मतलब परामर्श देना, नियुक्ति और अनुकरण, सामंजस्य बनाए रखना, तीनों हैं। तो जहाँ पे उपयुक्त सभी हो, समझ ना आए क्वेश्चन, तो वहाँ पे एकदम बिल्कुल आंखें बंद करके डी ही लगा देना है। ओके, फिर नेक्स्ट है कि किसने निर्देशन के 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 सिद्धांतों का उल्लेख किसने किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। ओके,
ए और बी दोनों, क्रो एंड लिफीवर एंड टसेल ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी निर्देशन की विशेषता नहीं है। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर है कि निर्देशन एक जटिल प्रक्रिया नहीं है। ये इसको जो विशेषता है ये नहीं है। निर्देशन एक जटिल प्रक्रिया नहीं है, निर्देशन एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, क्योंकि देखो आप किसी को गाइडेंस आसानी से नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये एक जटिल प्रक्रिया नहीं है, मतलब ये आसान प्रक्रिया है। सॉरी, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। निर्देशन एक जटिल प्रक्रिया नहीं है, मतलब बहुत आसान है। आप किसी को आराम से गाइडेंस दे सकते हो कि कैसे किसी को गाइड करना है, सजेस्ट कर सकते हो कि आपको ऐसे करना है, आप इसमें अच्छे हो, आप ये कर सकते हो। ठीक है, मतलब कहीं भी कन्फ्यूजन कहीं भी किसी को हो रही तो वहाँ पे आप गाइड कर सकते हो। तो निर्देशन एक जटिल प्रक्रिया नहीं है, निर्देशन एक आसान प्रक्रिया है। ठीक है, तो जो निर्देशन एक सेवा है ये सही है। निर्देशन की प्रक्रिया व्यक्ति केंद्रित होती है, ये भी सही है। और इसमें रुचि, योग्यता एवं क्षमता, निर्देशन में रुचि, योग्यता एवं क्षमता है। ओके, तो निर्देशन एक जटिल प्रक्रिया नहीं है, याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति के उपर्युक्त व्यवसाय के चयन हेतु सहायता करता है। कौन जो है व्यक्ति के उपयुक्त व्यवसाय के चयन हेतु सहायता करता है, मतलब कौन सा व्यवसाय सही है, इसका चयन कौन करता है। तो निर्देशन के माध्यम से हम उपयुक्त व्यवसाय का हम चयन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि निर्देशन किसके विकास के मार्ग को अवरुद्ध करता है। ऑप्शन है सांप्रदायिकता, प्रांतवाद, जातिपात या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है, उपर्युक्त सभी, मतलब जातिपात, प्रांतवाद और सांप्रदायिकता तीनों के मार्ग को अवरुद्ध करता है। मतलब यही कि निर्देशन के द्वारा हम सांप्रदायिकता को खत्म कर सकते हैं, निर्देशन के द्वारा, गाइडेंस के द्वारा हम प्रांतवाद को खत्म कर सकते हैं, जातिपात को भी हम खत्म कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको अवरुद्ध करता है, मतलब यहाँ पे इसको इसका विरोध करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 जो है, किसकी सहायता से लोगों को धर्म के नियम, आदर्शों आदि का ज्ञान कराया जा सकता है। किसके द्वारा धर्म के नियम, आदर्शों का जो है ज्ञान कराया जा सकता है लोगों को। तो इसका जो राइट आंसर वो है ए, मतलब निर्देशन के द्वारा। एक अच्छा गाइडेंस जो है वो लोगों को धर्म के नियम को पालन कराने में, आदर्शों का जो है ज्ञान देने में भी हेल्प करता है। ओके, फिर नेक्स्ट है कि किसके कारण व्यावसायिक निर्देशन का महत्व बढ़ता जा रहा है। मतलब क्या रीजन है जो कि व्यावसायिक महत्व जो मतलब है वो बढ़ता जा रहा है। ऑप्शन इसका होगा व्यक्तिगत विभिन्नताएं, या फिर व्यावसायिक विविधताएं, या फिर आधुनिकीकरण, मतलब मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, तो इसका जो और डी जो है वो है उपयुक्त सभी। तो उसका राइट आंसर डी ही है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, डी। ये जो तीनों पे अप्लाई हो रहा है, व्यावसायिक निर्देशन इसीलिए बढ़ रहा है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, व्यावसायिक विविधताएं हैं और आधुनिकीकरण है। ठीक है, देखो व्यावसायिक विविधताएं का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि आज के टाइम कंपटीशन बहुत है। ओके, आधुनिकीकरण मतलब क्या है, मतलब आज के टाइम टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या है, मतलब किसी का मन कर रहा है ये कर ले, किसी का मन वो कर रहा है। तो इस तरीके से व्यावसायिक निर्देशन का महत्व बढ़ता जा रहा है। मतलब गाइडेंस जो है व्यवसाय में ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो रही है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूलों में निर्देशन पुस्तक किसकी है। स्कूलों में निर्देशन जो पुस्तक है वो किसकी है। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है, बाकर मेहंदी की, ये इन्होंने लिखी है स्कूलों में निर्देशन। नेक्स्ट है कौन एक दूसरे का सहयोग करके शिक्षा के कार्य को सफल बना सकता है। अध्यापक, मुख्य अध्यापक, विद्यालय परामर्शदाता या उपयुक्त। तो चारों हैं यहाँ पे, जो है चारों लोग मिल करके मतलब एक दूसरे के सहयोग कर करके शिक्षा के कार्य को सफल बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि निर्देशन एक ऐसी सेवा है जो व्यक्ति को स्कूल या उसके बाहर के वातावरण में समायोजन करने के लिए दी जाती है। यह किस विद्वान का मत है। निर्देशन एक ऐसी सेवा है जो व्यक्ति को स्कूल या फिर उसके बाहर के वातावरण में समायोजन करने के लिए दी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी, प्रॉक्टर ने ये कथन कहा है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, इसको याद रखिएगा। ओके, उसके बाद क्या है कि निर्देशन प्रक्रिया के प्रमुख अंग हैं। निर्देशन प्रक्रिया के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, मूल्यांकन, समायोजन, नवीनीकरण या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है, उपर्युक्त सभी। ओके, उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति को विकास का आधार मानकर निर्देशन का केंद्र व्यक्ति विशेष होता है, इसलिए निर्देशन को कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति को विकास का आधार मानकर निर्देशन का केंद्र व्यक्ति विशेष होता है, इसलिए निर्देशन को कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है व्यक्ति केंद्रित सेवा।
ठीक है। यहाँ पे जो व्यक्ति केंद्रित सेवा है, क्योंकि व्यक्ति के विकास को माना जा रहा है, ठीक है, व्यक्ति को मान करके ही विकास किया जा रहा है उसकी उसी के निर्देशन में। तो व्यक्ति को जो एक मतलब यहाँ पे व्यक्ति को लेकर के विकास का आधार माना गया है, ठीक है। निर्देशन का केंद्र व्यक्ति विशेष हो रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए इस निर्देशन को हम व्यक्ति केंद्रित सेवा ही कहेंगे। ओके। फिर नेक्स्ट है कि वे सभी क्रियाएं जो व्यक्ति के आत्मज्ञान में सहायक होती हैं, यह किसका स्टेटमेंट है? तो इसका जो ऑप्शन है ट्रैक्चुलर, जी स्मिथ, मैथ्यूसन या बर्नार्ड। तो वे सभी क्रियाएं जो व्यक्ति के आत्मज्ञान में सहायक होती हैं, ये बर्नार्ड का जो है वो बर्नार्ड ने कहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बर्नार्ड। ओके। फिर नेक्स्ट है कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया क्या है जो जीवन पर्यंत चलती है? तो सिंपल से अभी हमने ऊपर पढ़ा है, निर्देशन जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो अभी हम 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। हम लोग 27 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज हम लोग लंबा करेंगे तो इसलिए थोड़ा सा ब्रेक लेते चलते हैं, ठीक है, ताकि हम धीरे धीरे अपना मूड फ्रेश कर सकें और जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो हमारे माइंड में आते रहें। ओके। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है कि भारत में मार्गदर्शन के आंदोलन का उद्भव, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ गाइडेंस मूवमेंट इन इंडिया। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, मुद्रण कला के आविष्कार तथा पुस्तकों के प्रचलन ने मानव जीवन में क्या परिवर्तन ला दिया है? तो इसका जो राइट आंसर वो है क्रांति, मतलब क्रांति ला दी है, ठीक है। क्रांति, सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन कोई खास है नहीं, लेकिन अब नोट्स में दिया है तो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको बस केवल समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रत्येक बालक अपनी कुछ क्षमताएँ, रुचियाँ, रुझान व गुण रखता है? मतलब कौन सा ऐसा बालक है, किसने सिद्ध कर दिया कि जो प्रत्येक बालक है, किसने प्रूफ किया है कि जो हर बालक है वो मतलब क्षमताएं उसकी कुछ हैं, रुचियां हैं, रुझान है या गुण है, यह किसने सिद्ध किया है? तो राइट आंसर क्या है इसका? ए। इसका राइट आंसर ए है, मनोविज्ञान है, मतलब साइकोलॉजी ने ये सिद्ध कर दिया है कि प्रत्येक बालक की कुछ अपनी क्षमताएं होती हैं, रुचियाँ होती हैं और रुझान व गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके अनुसार बालक को शिक्षा प्रदान की जाएगी? तो बालक का सर्वांगीण विकास होगा। ऑप्शन है क्षमताओं, रुचियों, रुझानों, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? उपर्युक्त सभी। उसके बाद में फिर हमारा है कि भारत में निर्देशन से परिचित कराने का श्रेय किसको है? मतलब निर्देशन से किसने परिचित कराया है हम लोगों को? तो इसका जो राइट आंसर वो है ए और बी दोनों, मतलब सोहनलाल और श्री के.जी. सैयदेन। ये याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट है कि निर्देशन का कार्य हमारे देश में अभी है। तो निर्देशन का कार्य हमारे देश में अभी किस अवस्था में है? ये है शैशवा अवस्था में, क्योंकि अभी हमारे यहाँ निर्देशन हर किसी को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, तो इसीलिए, और ना कोई बहुत ज़्यादा गाइडेंस लेना भी नहीं चाहते हैं बहुत ऐसे, इसीलिए शैशवा अवस्था में, मतलब अभी शुरू हुआ है जस्ट। फिर नेक्स्ट है कि किस जगत में निर्देशन की आवश्यकता अधिक अनुभव की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है व्यावसायिक जगत में, क्योंकि व्यावसायिक जगत में ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि कौन सा व्यवसाय चलाएं, कौन सा व्यवसाय ना चलाएं, ठीक है, तो व्यावसायिक जगत में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है कि भारत में भी निर्देशन सर्वप्रथम किस शाखा से प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर वो है डी, व्यावसायिक शाखा से जो है निर्देशन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत की कोलकाता यूनिवर्सिटी में किस सन में व्यावसायिक मनोविज्ञान की शाखा खोली गई थी? कोलकाता यूनिवर्सिटी में किस सन में व्यावसायिक मनोविज्ञान की शाखा खोली गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1915 में। नेक्स्ट है कि 1938 में स्थापित व्यावसायिक निर्देशन की शाखा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे श्री GS बोस, ठीक है। 1938 में जो व्यावसायिक निर्देशन की शाखा स्थापित हुई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो GS बोस थे। 1938 में जो अध्यक्ष थे वो GS बोस थे। व्यावसायिक निर्देशन जो है वो 1915 में स्थापित हुआ था। ओके, ये देखिए मैं जस्ट ऊपर ही ये वो दिया है, मनोविज्ञान की शाखा। ओके, फिर नीचे है कि अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय भवन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1960 में। ओके, अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय भवन की स्थापना 1960 में की गई थी। नेक्स्ट है कि किसका उद्देश्य देश की माध्यमिक शिक्षा की प्रगति को जांचना तथा गति का अध्ययन करना एवं क्षेत्र से संबंधित संस्थाओं को प्रोत्साहन देना था? मतलब किसका उद्देश्य था ये कि माध्यमिक शिक्षा की प्रगति को हम जांचें और उसकी गति का हम अध्ययन करें, कितनी तेज़ी से चल रहा है, मतलब काम कर रहा है, नहीं कर रहा है या फिर रुका हुआ है, और क्षेत्र से संबंधित संस्थाओं को प्रोत्साहित भी करना।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय, जो कि 1960 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है कि किस सन में निर्देशन आंदोलन का स्वरूप अखिल भारतीय हो गया था, मतलब लोकल मतलब एरिया से लेकर के वो नेशनल मूवमेंट हो गया था, लोकल मूवमेंट से। ओके, तो इसका जो राइट आंसर वो है 1964 में। निर्देशन आंदोलन 1964 में जो है नेशनल मूवमेंट के रूप में बदल गया था। उसके बाद है कि 1957 में किस राज्य में निर्देशन ब्यूरो की स्थापना हुई, तो इसका राइट आंसर है ए व बी दोनों, आसाम एवं आंध्र प्रदेश, मैसूर एवं केरल। ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बेरोजगार विभाग में निर्देशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय बेरोजगार विभाग में निर्देशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या है 1957 में। ओके। नेक्स्ट है कि किस योजना में व्यावसायिक निर्देशन तथा सेवा सलाहकार विभाग को राष्ट्रीय सेवा सलाहकार के अंतर्गत कर दिया गया था, मतलब ऐसी कौन सी योजना आई थी, पंचवर्षीय कौन सी ऐसी योजना थी जिसमें व्यावसायिक निर्देशन तथा सेवा सलाहकार विभाग दोनों को राष्ट्रीय सेवा सलाहकार के अंतर्गत कर दिया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है कि किसको प्रत्येक राज्य में कैरियर मास्टरों के प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने चाहिए, किसको प्रत्येक राज्य में कैरियर मास्टरों के प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या है केंद्र को जो है वो हर राज्य में कैरियर मास्टर के प्रशिक्षण को स्थापित करना चाहिए। भारत में निर्देशन का प्रारंभ अपनी किस अवस्था में है, तो इसका सी राइट आंसर है कि जो है शिशु अवस्था में, अभी हम ऊपर पढ़ा था। फिर नेक्स्ट है कि प्रशिक्षण निर्देशन का कार्य किन व्यक्तियों द्वारा संपन्न किया जाता है, अत्यंत योग्य, प्रशिक्षित, धैर्यशील या सभी। प्रशिक्षण निर्देशन का कार्य मतलब निर्देशन का प्रशिक्षण देना जो है, प्रशिक्षण निर्देशन का कार्य किन व्यक्तियों द्वारा संपन्न किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, धैर्यशील जो हो, जो प्रशिक्षित भी हों और अत्यंत योग्य भी हों। उसके बाद में फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्देशन के संबंध में किस राज्य में कैरियर मास्टर का प्रशिक्षण दिए जाने लगा है, मतलब कैरियर मास्टर का प्रशिक्षण दिया जाने लगा है निर्देशन के संबंध में वो किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में जो है वो कैरियर मास्टर का प्रशिक्षण दिया जाने लगा है कि नए नए जो है निर्देशन जो गाइडेंस बनते हैं वो आएंगे और लोगों को निर्देश देंगे निर्देशन के अंतर्गत। ठीक है, मतलब गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे, इसीलिए कैरियर मास्टर का उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारत में निर्देशन की समस्या है, तो एक राष्ट्र का अभाव, ऑप्शन बी विद्यालयों में पाठ्यक्रम, ऑप्शन सी शिक्षकों पर अति कार्य प्रभार, ऑप्शन डी उक्त सभी। मतलब ये कह रहे हैं कि भारत में जो निर्देशन की समस्या है वो क्यों है, तो एक राष्ट्र का अभाव है, या फिर विद्यालयों में जो पाठ्यक्रम है उस पे है उसकी समस्या है, या फिर शिक्षकों पर अति कार्य प्रभार है उसकी समस्या है, जो गाइडेंस मतलब नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि हर जगह जो है एक राष्ट्र का अभाव भी है। विद्यालयों में एक राष्ट्र का अभाव का मतलब ये जम्मू कश्मीर का इशू हुआ पड़ा है, तो वो मतलब ऑक्युपाइड कश्मीर है। विद्यालयों में जो पाठ्यक्रम है उनका जो है हर स्कूल में एक अलग अलग पाठ्यक्रम होता है। ठीक है, जैसे कि जूनियर लेवल मतलब क्या नाम सीबीएसई बोर्ड का तो सेम होता है, बट ऐसे बहुत से जैसे कि आईसीएसई बोर्ड का, यूपी बोर्ड का, तो इन लोगों का जो पाठ्यक्रम है सीबीएसई बोर्ड का वो चेंज रहता है। शिक्षकों पर अतिक कार्य प्रभार मतलब शिक्षक जो हैं एक कॉलेज में 40 स्टूडेंट पे एक शिक्षक होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उस क्लास में कम से कम 60 से 80 बच्चे बैठते हैं, तो उन पर भी काफ़ी कार्य प्रभार, तो इसीलिए निर्देशन की जो समस्या है वो हर जगह है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा उक्त सभी, मतलब डी। निर्देशन चाहती है, निर्देशन क्या चाहती है, तो 21 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है क्रिया, भ्रम, बुद्धि, धन या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए आपको वीडियो देखना ही है, मतलब चाहे आप बोर हो रहे हो, आपको नींद आ रही हो, आप कम से कम वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। इससे ये रहेगा कि आपके सारे एमसीक्यूज जो हैं वो आपने एक बार देख लिए होंगे। तो जब भी क्वेश्चन अगर आपको यहाँ पे एमसीक्यू याद नहीं हो रहे हैं तो परेशान मत होइए। ओके, जब भी आपको एमसीक्यूज आएगा वहाँ पे एग्ज़ाम में तो आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा कि हाँ ये आपने कहीं पढ़ा है, तो आप उसका उत्तर कर सकेंगे। तो इसीलिए वीडियो पूरा देखिए, मैं इसीलिए आपको पूरा वीडियो देखने पे मतलब थोड़ा सा फोर्स करता हूँ, इसलिए नहीं कि मतलब हमें कुछ मिलता है, नो 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 नो, बिल्कुल मत सोचना। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, ताकि एक बार जो सारे क्वेश्चन आपके माइंड के सामने से निकल जाएंगे ना, तो आप उन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में अच्छे से कर सकोगे। आपको भले ही वो याद ना हो, ठीक है, लेकिन आपको उनका उत्तर क्लिक कर जाएगा। ओके,
फिर है कि निर्देशन चाहती है, हम क्वेश्चन पे आते हैं वापस, निर्देशन क्या चाहती है, तो इसका जो राइट आंसर वो है डी, मतलब उपयुक्त सभी। वो चाहती है धन, बुद्धि और क्रिया भ्रम। नेक्स्ट है कि भारत है एक अर्धविकसित, विकासशील या पूर्ण विकसित देश, या फिर इनमें से कोई नहीं। एक सेकंड, सॉरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अर्धविकसित। ठीक है, भारत जो है वो अर्धविकसित देश है, अब विकासशील से थोड़ा सा ऊपर आ गया है। ओके, फिर है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है जो कि राजस्थान में, उसकी स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर क्या है? 17 अक्टूबर 1978 को इसकी स्थापना हुई थी। SCERT की स्थापना कहाँ हुई है? उदयपुर में। SCERT की स्थापना उदयपुर में हुई है। तृतीय योजना के अंत तक संपूर्ण देश के लगभग कितने माध्यमिक विद्यालयों में निर्देशन सेवाएं प्रदान की जाने लगी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3000, सॉरी, 3000 जो है वो वो किए जाने लगे थे। ठीक है, 3000 माध्यमिक विद्यालयों में। फिर नेक्स्ट है कि किसने शिक्षा एवं व्यावसायिक निर्देशन का विस्तार किया था? ऑप्शन है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो ने, या फिर मनोविज्ञान निर्देशन ब्यूरो ने, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, किसने शिक्षा एवं व्यावसायिक निर्देशन का विस्तार किया था? तो इसका जो राइट आंसर वो है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा एवं व्यावसायिक निर्देशन का विस्तार किया था। देखो, माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है हम लोगों ने कल अच्छे से पढ़ा था, तो बताइए कि माध्यमिक शिक्षा आयोग को और हम क्या कहते हैं। ठीक है, और जो है जो त्रिभाषा फार्मूला था वो किसने दिया था? ठीक है, मतलब किसने सजेस्ट किया था, और किसके टाइम में लागू हुआ था वो नहीं बताना है, किसने सजेस्ट किया था। तो आप हमें इसका आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ओके, फिर नेक्स्ट है कि बम्बई के, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? मनोविज्ञान शिक्षा। ठीक है, शिक्षा और व्यावसायिक निर्देशन जो है मनोविज्ञान शिक्षा आयोग ने दिया था, में मतलब था। ओके, बम्बई में निर्देशन ब्यूरो की अलग स्थापना किस सन में की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है? 1952 में। ओके, तो चलिए हम थोड़ा सा 30 सेकंड का हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम फिर वापस मिलते हैं। तो अब हम थर्ड चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्चुअली क्या था कि 2 दिन से जग रहे हैं, मतलब सो नहीं पा रहे हैं, काफ़ी वर्क है, आप लोगों को PDF भी देनी है और वीडियोज भी बनाने रहते हैं। उसके बाद में आपको आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी देना रहता है, और कुछ थोड़ा अपना भी काम करना रहता है, तो बहुत बिजी चल रहे हैं। अभी अच्छे से नींद भी नहीं हो पाई 2 दिन से, तो आई थिंक इसीलिए थोड़ा सा यॉर्निंग आ रही थी, तो डोंट माइंड प्लीज़। हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ते हैं कि निर्देशन के प्रकार शैक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत। ठीक है, टाइप ऑफ गाइडेंस, एजुकेशनल, वोकेशनल एंड पर्सनल। एक बात और बताना चाहेंगे कि देखिए, आप लोग PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़े रहें, क्योंकि हम थोड़ा सा वीडियो लेक्चर कंप्लीट करने, उसके बाद में हम आपको PDF ही प्रोवाइड कराएंगे। ओके, अभी थोड़ा सा लेक्चर देख रहे हैं तो इसमें टाइम लग जा रहा है, और PDF थोड़ा सा बनाने में भी थोड़ा टाइम लग रहा है, उसको एडिट भी करना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। आप ही के लिए कर रहे हैं, मुझे इससे कुछ खास नहीं मिल रहा है, बस ये है कि थोड़ा सा आपकी हेल्प कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है। ओके, तो आप लोगों ने प्यार दिया, मतलब आप लोग काफ़ी अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके कमेंट्स से मुझे मोटिवेट करते हैं। सच बता रहा हूँ, मतलब मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, तो हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर 4 पढ़ेंगे, और फिर चैप्टर 5 पढ़ेंगे, और चैप्टर 6 पढ़ेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा करके देखिए, बट वीडियो पूरा देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज़। ओके, तो चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य समुचित कार्यक्रम के चुनाव तथा उसमें प्रगति करने में सहायता देना है। ठीक है, मतलब शैक्षिक निर्देशन का यूज क्या है? मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि शैक्षिक निर्देशन जो है वो एक समुचित कार्यक्रम के चुनाव करने में और उसमें प्रगति देने में सहायक है। ठीक है, मतलब उद्देश्य यही है कि एक अच्छा सा गाइडेंस जो मिलता है वो व्यक्ति में अच्छी डेवलपमेंट करता है। तो ये किसने कहा है? इसका जो राइट आंसर वो क्या है? बी, मतलब ब्रेवर ने कहा है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके उद्देश्य समाज, इसका राइट आंसर क्या है? ब्रेवर। फिर नेक्स्ट है कि किसके उद्देश्य समाज और व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या है कि शिक्षा, नैतिकता, राजनीति या स्वास्थ्य। तो राइट आंसर क्या है इसका? शिक्षा।
ओके। तो उद्देश्य किसके उद्देश्य समाज और व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। तो शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो व्यक्ति एवं समाज के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किए जाते हैं। ओके। नेक्स्ट है कि शिक्षा निर्देशन की आवश्यकता के कारण क्या है। ठीक है। ऑप्शन है आगामी शिक्षा से संबंधित जानकारी के लिए, मतलब हमें एजुकेशनल गाइडेंस क्यों चाहिए, मतलब आगामी शिक्षा से संबंधित जानकारी के लिए, विद्यालयों में उचित समायोजन के लिए, नौकरियों के अवसरों की जानकारी के लिए, या फिर उपयुक्त सभी के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाता है वो नौकरियों के अवसरों की जानकारी के लिए। यहाँ पे उपयुक्त सभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये है कि एक अच्छा गाइडेंस जो है, हालांकि वो हर जगह ज़रूरी होता है, बट यहाँ पे जो है नौकरियों के अवसरों की जानकारी के लिए। वैसे यहाँ पे मुझे तो ऊपर डी लग रहा है। ठीक है। मतलब इसका मुझे यहाँ पे आगामी शिक्षा से संबंधित जानकारी के लिए भी होता है शिक्षा निर्देशन कि, या फिर कि हम कौन सी शिक्षा मतलब ग्रहण करें आगे आने वाले समय में। ठीक है। उसका दूसरा है कि विद्यालयों में उचित समायोजन के लिए, मतलब अगर आपको अच्छा नॉलेज होगा तो विद्यालय में आपको अच्छी पहचान वगैरह होगी। ठीक है, कि ये स्टूडेंट अच्छा है, तो विद्यालयों में उचित समायोजन के लिए। फिर नेक्स्ट है कि नौकरियों के अवसरों की जानकारी के लिए। तो इसका जो डी आंसर है उपयुक्त सभी के लिए। तो मुझे तो यहाँ पे डी लग रहा है, बट जो यहाँ पे उत्तर दिया है इस बुक में वो नौकरियों के अवसरों की जानकारी के लिए है। तो यहाँ पे हम फिलहाल के लिए तो हम सी ही मानेंगे। ठीक है। बट क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ये डाउट ऑप्शन डाउट कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको सी ऑप्शन ही मानेंगे। ओके। तो शिक्षा निर्देशन की आवश्यकता के कारण क्या है कि नौकरियों में अवसरों की समानता के लिए। नेक्स्ट है कि किसकी सहायता से छात्रों को नए विद्यालयों में भली भांति समायोजित किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है वो ए है, शैक्षिक निर्देशन में जो है किसी साथ सहायता से, किसकी सहायता से छात्रों को नए विद्यालयों में भली भांति समायोजित किया जा सकता है। तो अच्छा अगर शैक्षिक निर्देशन अच्छा होगा तो हम जो छात्र होंगे उनको हम विद्यालय में अच्छे से पढ़ा सकेंगे, रोक सकेंगे, उनको समझा सकेंगे तो पढ़ाई उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ओके। जैसे कि आज हमारे लिए भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से। नेक्स्ट है कि छात्रों को पढ़ाया जाने वाला विषय है। तो इसका राइट आंसर जो है डी है, उपयुक्त सभी। विज्ञान कला है, कंप्यूटर व्यवसाय है, या वाणिज्य तकनीक, ये सभी पढ़ाए जाने वाले विषय हैं। नेक्स्ट है कि किसको बौद्धिक क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। कुशाग्र बुद्धि छात्रों को, या फिर मंद बुद्धि छात्रों को, या फिर ए और बी, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, कुशाग्र बुद्धि छात्रों को। कुशाग्र बुद्धि छात्रों को जो है बौद्धिक क्षमता के अनुसार ही शिक्षा प्रदान की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से, इसका जो राइट आंसर है वो कुशाग्र बुद्धि छात्र है। ठीक है। नेक्स्ट आंसर है निम्नलिखित में से किसको शैक्षिक लक्ष्यों के रूप में माना जा सकता है। मतलब शिक्षा शैक्षिक लक्ष्य मतलब शिक्षा के जो लक्ष्य होते हैं उनके रूप में माना जा सकता है। व्यक्तित्व होना चाहिए, बौद्धिकता होनी चाहिए, सामाजिक एवं नैतिक विकास होना चाहिए, या फिर सभी होने चाहिए। तो इसका डी राइट आंसर है सभी। मतलब शैक्षिक जो लक्ष्य है, शिक्षा ग्रहण करने का जो लक्ष्य होता है वो यही होता है कि व्यक्तिगत होता है, बौद्धिक मतलब बुद्धि मिल जाए, और सामाजिक और नैतिक विकास आप में हो जाए, इसीलिए शिक्षा ग्रहण की जाती है। नेक्स्ट है कि आजकल विद्यालयों महाविद्यालयों के छात्रों में किसकी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। खेलकूद, अनुशासनहीनता, नैतिकता, या व्यवहारिकता। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है, अनुशासनहीनता की जो समस्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो कि प्राचीन समय में बहुत ही कम थी। ओके। प्राचीन समय में मतलब पास्ट टाइम में जो ये अनुशासनहीनता थी ये बहुत ही कम थी, मतलब एकदम ना के बराबर थी। ठीक है। काफ़ी डिसिप्लिन था तब। उसका नेक्स्ट है कि व्यवसायों के चुनाव में शिक्षार्थी का पथ प्रदर्शन करना चाहिए। इसका ऑप्शन है आपके शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य, शैक्षिक निर्देशन का मूल्यांकन, एवं बी दोनों, और विपरीत के प्रतिकूल। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है, ए, शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य। ओके। नेक्स्ट है कि किस अवस्था में बच्चों का मस्तिष्क एक साथ स्लेट की तरह होता है। तो इसका जो राइट आंसर वो है कि 2 से 3 वर्ष तक के बच्चों का जो मस्तिष्क है वो स्लेट की तरह होता है। स्लेट समझ रहे हैं, मतलब जिसपे हम लिखते हैं, ये जैसे कि ये डंडा हो गया और ये यहाँ पे इतना बड़ा, ये तो इसको स्लेट शायद हम लोग बोलते थे। ठीक है। आई थिंक ये वही है, मतलब एकदम
आई थिंक उसी वही है स्लेट। अब इसका मीन यहाँ पे है तो फिलहाल समझ नहीं आ रहा, बट अगर ये स्टेटमेंट आता है तो यहाँ पे हम 2 से 3 वर्ष लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट है कि हमारा स्कूलों में बच्चे अधिकतर किसके निकट रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इस जो राइट आंसर वो है कक्षा अध्यापक के निकट रहते हैं, मतलब उनको एक कक्षा अध्यापक को अपने सारे बच्चे पता होते हैं। ओके, तो इसीलिए वो उनके ज़्यादा निकट रहते हैं, निकट रहना माना जाएगा क्योंकि उनको पता होता है इसीलिए। किस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति अपनी समस्या को समझकर उसके कारणों का पता लगाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी, व्यक्तिगत निर्देशन के द्वारा व्यक्ति अपनी समस्या को समझकर उसके कारणों का पता लगाता है। 30 नंबर है कि व्यक्ति का समस्यास्पद दोष है। तो उदासी, अतिशय संवेदनशीलता या अतिशय क्रियाशीलता। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी, मतलब जो व्यक्ति का समस्यास्पद दोष है वो उदासी भी है, अतिशय क्रियाशीलता भी है, अतिशय संवेदनशीलता भी है। मतलब यही कि व्यक्ति इतना, कोई भी व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा परेशान है तो वो क्यों होगा, तो सिंपल सी बात है, बहुत ही मतलब सैड टाइप में है और बहुत ही मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है या फिर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इसीलिए वो समस्याप्रद दोष माना जाता है। व्यक्ति के जीवन के अन्य पक्ष हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, उक्त सभी, मतलब भावनात्मक भी है, संवेगात्मक भी है और पारिवारिक भी है। तो व्यक्ति के जीवन के जो अन्य पक्ष हैं वो ये 3 हैं। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत निर्देशन का स्वरूप या प्रकृति है, समस्या का निदान, उसका उपचार या फिर दोनों। तो व्यक्तिगत निर्देशन का जो स्वरूप है या प्रकृति है वो दोनों है, समस्या का निदान भी है और उसका उपचार भी है। फिर 60 नंबर है कि व्यक्ति की समस्याओं को प्रभावित कर सकती है, यहाँ पे उसकी आदतें, व्यवहार, रुचि या उक्त सभी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, उक्त सभी। ओके, उपचार का तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पे है कि व्यक्ति को उनकी समस्याओं से मुक्त करना। उपचार का तात्पर्य क्या है, व्यक्ति को उनकी समस्याओं से मुक्त करना। उसके बाद नेक्स्ट है कि उपचार की विधियाँ जो हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पे उसका राइट आंसर क्या है, वो सी है। उपचार की विधियाँ जो हैं परामर्श है और मानसिक चिकित्सा है। मानसिक चिकित्सा की विधियाँ क्या है, उक्त सभी, वातावरण में परिवर्तन, सुझाव और युक्तिपूर्ण तर्क। ओके, फिर नेक्स्ट है कि किस विधि में चिकित्सा बीच बीच में व्यक्ति से उत्तेजक सवाल पूछता है और व्यक्ति अपने आंतरिक भावों और विचारों को व्यक्त करता है। किसी विधि में मतलब कौन सी ऐसी विधि होती है जिसमें चिकित्सा बीच बीच में व्यक्ति से उत्तेजक सवाल पूछता है और व्यक्ति अपने आंतरिक भावों और विचारों को व्यक्त करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, नॉन डायरेक्टिव चिकित्सा। ओके, नेक्स्ट है कि किस विधि में व्यक्ति के मन का अध्ययन स्वप्नों के आधार पर किया जाता है। किस विधि में व्यक्ति के मन का अध्ययन स्वप्नों के आधार पर किया जाता है। कौन सी विधि होती है कि हम अपने मन का अध्ययन स्वप्न के आधार पर करते हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर क्या है, स्वप्न विश्लेषण विधि। नेक्स्ट है कि किस स्तर पर बच्चों को जैसा भी निर्देशन मिलता है वे उसी के आधार पर अपनी आदतों का निर्माण कर लेते हैं। ऐसी कौन सी स्टेज होती है, ये पूछ रहे हैं कि जिस स्टेज पे बच्चों को जैसा निर्देशन मिलता है वो वैसा ही एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो है ए, मतलब पूर्व प्राथमिक स्तर से पहले। उसके बाद जो 23 नंबर क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को व्यक्तिगत एवं सामाजिक सामंजस्य के लिए किस निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को व्यक्तिगत और सामाजिक सामंजस्य के लिए किस निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, व्यक्तिगत, मतलब आप व्यक्तिगत रूप से कॉन्फिडेंस होंगे ना तो आप हर काम कर सकते हैं और हर कहीं घूम सकते हैं। नेक्स्ट है कि किन गुणों के कारण व्यक्ति एक सफल डॉक्टर, प्रोफेसर और इंजीनियर बन जाता है। तो उसका राइट आंसर क्या है, जन्मजात गुण होते हैं जिसके कारण एक सफल डॉक्टर, प्रोफेसर और इंजीनियर बन जाता है। इस पे अगर आर्गूमेंट करने की बात की जाए कि जन्मजात नहीं होता है, अगर कोई मेहनत कर ले तो वो हो जाता है, तो जो मेहनत करने की स्किल आती है ना वो सब में तो नहीं होती है ना, वो तो जन्मजात होता है, तो इसीलिए इसको जन्मजात कहा गया है। फिर 25 नंबर है कि व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सबसे पहले किस सन में हुआ था। तो व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सबसे पहले 1908 में हुआ था। फिर नेक्स्ट है कि व्यावसायिक निर्देशन की परिभाषा देने वाला विशेषज्ञ है। तो इसका राइट आंसर क्या है, मायर्स, रॉबर्ट्स और क्रो एंड क्रो, मतलब तीनों लोगों ने व्यावसायिक निर्देशन की परिभाषा दी है। फिर नेक्स्ट है कि शैक्षिक निर्देशन का प्रमुख सिद्धांत क्या है। शैक्षिक निर्देशन का प्रमुख सिद्धांत क्या है।
तो इसका राइट आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। मतलब शैक्षिक निर्देशन का जो प्रमुख सिद्धांत है वो ये है कि निर्देशन सभी छात्रों को उपलब्ध होना चाहिए, प्रमाणीकृत परीक्षाओं का प्रयोग होना चाहिए, अनुगामी अध्ययन होना चाहिए, और सारे तीनों अगर ये चीज़ें होती हैं तो शैक्षिक निर्देशन के तीनों प्रमुख सिद्धांत माने जाते हैं। ओके, तो चलिए हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 1 मिनट का, उसके बाद हम लोग फिर वापस आते हैं। अब हमारा 4th नंबर टॉपिक है परामर्श का अर्थ, प्रकृति, महत्व, उद्देश्य, क्षेत्र तथा सिद्धांत। मीनिंग, नेचर, इम्पोर्टेंस, एम्स, स्कोप एंड प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि कौन सा शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क को व्यक्त करता है? मतलब तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। मतलब परामर्श, परामर्श जो है दो व्यक्तियों के संपर्क को व्यक्त करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि साक्षात्कार के समान परामर्श में आमने सामने का व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क होता है। तो यह कथन किसका है? मतलब जब साक्षात्कार होता है तब साक्षात्कार के समान ही परामर्श में भी आमने सामने व्यक्ति का मतलब संपर्क होता है। तो ये कथन किसने कहा है? इसका राइट आंसर है जोन्स ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि परामर्श के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? इसका जो ऑप्शन है वो है दो व्यक्ति का संपर्क। मतलब परामर्श के लिए दो व्यक्ति का संपर्क चाहिए, दोनों के बीच विचार विमर्श होना चाहिए, या प्रशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्ति का होना जरूरी है, या फिर उक्त सभी। तो उसका राइट आंसर डी होगा। मतलब सारी चीज़ें अप्लाई होनी चाहिए, दो व्यक्ति का संपर्क होना चाहिए, दोनों के बीच परामर्श होना चाहिए और प्रशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्ति भी होने चाहिए। नेक्स्ट है कि किसी व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसे अपनी समस्या का समाधान करने में सहायता दी जाती है। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये कि मतलब एक ये लाइन भी कही गई है, ये एक लाइन भी है जो अच्छी है कि किसमें व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें व्यक्ति के समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता बल्कि उसको करने में सहायता दी जाती है। तो उसका जो राइट आंसर वो है सी, परामर्श। ठीक है, परामर्श हम देते हैं जिससे कि उसकी जो प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है किसके अनुसार परामर्श का उद्देश्य व्यक्ति को अपनी समस्याओं के स्वयं समाधान की योजनाओं में सहायता देना है? किसके अनुसार परामर्श का उद्देश्य व्यक्ति को अपनी समस्याओं के स्वयं समाधान की योजनाओं में सहायता देना है? ये कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर ए है, हार्डी ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि हार्डी ने परामर्श के कितने उद्देश्य दिए हैं? तो इसका राइट आंसर है 3। मतलब इन्होंने 3 उद्देश्य दिए हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि परामर्श का उद्देश्य छात्रों को अपनी समस्याओं का समाधान करने में इस प्रकार सहायता देने का अवसर प्रदान करता है जिससे कि किसी प्रकार की सहायता के बिना समस्याओं का समाधान करने की उसकी योग्यता का विकास हो जाए। ये कथन किसने कहा है? ठीक है, मतलब परामर्श का उद्देश्य ये है कि छात्रों को अपनी समस्याओं का समाधान करने में इस प्रकार हम सहायता देने का अवसर प्रदान करें जिससे कि किसी प्रकार की सहायता के बिना समस्याओं का समाधान करने की उसकी योग्यता का विकास हो जाए। मतलब हम उनको ऐसा डेवलप करें कि एक टाइम के बाद में बिना किसी हेल्प के वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर लें। तो ये कथन किसका है? ये कथन है थर्ट एंड गेरवियर्च का। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसकी सभी विचारधाराएं सीखने के महत्व को स्वीकार करती हैं? मतलब किस जो है मतलब ऑप्शन मतलब किसकी सभी विचारधाराएं जो है सीखने के महत्व को स्वीकार करती हैं? तो उसका राइट आंसर वो है सी, परामर्श की सभी विचारधाराएं मतलब जो हैं वो सीखने के महत्व को स्वीकार करती हैं। नेक्स्ट है कि परामर्श का मूल सिद्धांत क्या है? इसका राइट आंसर डी है, उपयुक्त सभी। मतलब कि स्वीकृति, आशा और सीखना, मतलब स्वीकृति करना, आशा और सीखना मतलब लर्निंग। उक्त सभी मतलब सारों तीनों ऑप्शन जो हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? डी, तीनों। फिर परामर्श में प्रार्थी को खुद किसके पास सहायता हेतु जाना पड़ता है? मतलब आप किसी से परामर्श लेते हैं तो प्रार्थी को जो जैसे कि अगर हम परामर्श लेंगे तो फिर हमको खुद किसके पास मतलब सहायता हेतु जाना पड़ेगा? परामर्शदाता, न्यायाधीश, सचिव, मध्यस्थ। तो उसका राइट आंसर क्या है? परामर्शदाता। जो परामर्श देता है हम उसके पास जाएंगे, मतलब जो सलाह देता है कि भाई ये प्रॉब्लम आ गई, आप इसको कैसे क्या सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट है कि परामर्श प्रक्रिया में प्रत्येक सत्र कितने मिनट का हो सकता है? तो इसका राइट आंसर डी है, मतलब 30 मिनट का परामर्श प्रक्रिया में सत्र हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है कि परामर्श प्रक्रिया के सोपान हैं, मतलब इसके कितने प्रकार, मतलब इसके टाइप कितने हैं, किस तरीके से परामर्श प्रक्रिया चलती है? पूर्व परामर्श सत्र की स्थापना, समस्या की छानबीन, ए व बी दोनों, या फिर परिणाम का मूल्यांकन ना करना। तो उसका राइट आंसर सी है, ए व बी दोनों। ठीक है, पूर्व परामर्श की
पूर्व परामर्श सत्र की स्थापना। सत्र समझ रहे हैं, मतलब सीजन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि किसको निर्देशनवादियों का हृदय कहा जाता है। किसको निर्देशनवादियों का हृदय कहा जाता है? राइट आंसर है परामर्श। परामर्श को हम निर्देशनवादियों का हृदय कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि बालक के किस संतुलन को बनाए रखने के लिए परामर्श बहुत आवश्यक है। मतलब बालक के किस चीज़ को जो बैलेंस करने के लिए हमको गाइडेंस मतलब परामर्श की मतलब सलाह की बहुत आवश्यक है। वैयक्तिक, बौद्धिक, भावनात्मक या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी होगा। उपयुक्त सभी बनाए रखने के लिए हमको गाइडेंस एडवाइस जरूरी होती है, ठीक है। फिर है कि वर्तमान समाज किस रूप से अत्यंत जटिल हो गया है जिसके कारण परामर्श का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी, उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट है किसके बिना विद्यालय से संबंधित निर्देशन कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न नहीं किया जा सकता है। मतलब किसके बिना विद्यालय से संबंधित जो है निर्देशन कार्यक्रम है उसको सुचारू रूप से नहीं किया जा सकता है। तो इसके ऑप्शंस हैं कि परामर्श, व्यावसायिकता, व्यक्तिकता या फिर नीरसता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? परामर्श, ठीक है। परामर्श के बिना हम जो है विद्यालय के जो निर्देशन कार्यक्रम है उसको हम शुरू नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि परामर्श किस कार्यक्रम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है निर्देशन। निर्देशन का जो है वो परामर्श एक महत्वपूर्ण अंग है। परामर्श और निर्देशन मतलब जुड़े हुए हैं, जिसको काउंसलिंग कह सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है कि प्रत्यक्ष रूप से समस्या का समाधान किसके पक्ष में रखा जाता है। तो प्रत्यक्ष रूप से समस्या का समाधान किसके पक्ष में रखा जाता है। तो प्रार्थी, परामर्शदाता, एवं दोनों या फिर न्यायकर्ता। तो इसका जो राइट आंसर वो है प्रार्थी। प्रार्थी जो है प्रत्यक्ष रूप से समस्या का समाधान रखता है। मतलब हम जो समस्या का समाधान किसके सामने रखेंगे, जो प्रार्थी होगा उसको बताएंगे कि तुम्हारी प्रॉब्लम है, ठीक है। उसी के बाद ही हम उसको सोल्यूशन देते हैं। मतलब जो भी परामर्श दे रहा है वो सोल्यूशन देगा कि आप ऐसा करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट है कि परामर्श साक्षात्कार विधि के द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान करने में सहायता देने की प्रक्रिया है। मतलब परामर्श जो है एक ऐसी चीज़ है जिसको समस्याओं के समाधान में सहायता देने की एक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर है सी, मतलब बोर्डिन का, ओके। नेक्स्ट है कि परामर्श की विचारधारा है। परामर्श की विचारधारा क्या है? निर्देशीय परामर्श है, अनिर्देशीय परामर्श है या समन्वित परामर्श है या सारे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? सारे हैं। निर्देशीय है, अनिर्देशीय है, समन्वित, तीनों हैं, ओके। नेक्स्ट है एक अच्छे परामर्शदाता का कार्य है। एक अच्छे परामर्शदाता का कार्य क्या है? व्यक्तिगत परामर्श देना या सामूहिक परामर्श देना या फिर समन्वित, मतलब सभी को मिला के। तो इसका जो राइट आंसर वो है उपयुक्त सभी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कौन अपने कार्यों और सेवाओं द्वारा छात्र, परिवार, शिक्षकों, प्रधानाचार्य व चिकित्सकों को मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। तो कौन जो है वो अपने कार्यों और सेवाओं द्वारा छात्र, परिवार, शिक्षकों, प्रधानाचार्य एवं चिकित्सकों के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? परामर्शदाता, ठीक है। एक परामर्शदाता जो है वो सभी के बीच जो है समन्वय स्थापित करता है। परामर्श का संबंध किससे होता है? तो परामर्श का संबंध होगा एक व्यक्ति से, ठीक है। जब जो कोई परामर्श लेना चाहेगा तभी तो हम परामर्श देंगे। तो एक ही व्यक्ति से संबंधित जो है मिनिमम वो परामर्श का संबंध होता है। फिर नेक्स्ट है परामर्शदाता का गुण है। परामर्शदाता का गुण क्या है? गहरा विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए उसको, अच्छी आधार शक्ति होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट उसका होना चाहिए, विवेकशीलता होना चाहिए, मतलब बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, दिमाग होना चाहिए, उसके माइंड होना चाहिए कि हाँ कैसे किस चीज़ को टैकल करना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? उपयुक्त सभी, मतलब ये सारी क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए एक अच्छे परामर्शदाता के अंदर। एक अच्छे परामर्शदाता की विशेषताएँ हैं तो वही है उचित प्रशिक्षण, साधनों का ज्ञान, छात्रों में रुचि। तो ये तीनों चीज़ें सही हैं, मतलब उपयुक्त सभी। गतिशीलता किस भाषा का शब्द है? तो गतिशीलता किस भाषा का शब्द है? ग्रीक, जर्मन, रोमन या इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर क्या है? ग्रीक। गतिशीलता जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। अब देखिए इसका इंग्लिश टर्म अब यहाँ पे अगर लिखा होता ना तो आप अच्छे समझ जाते वहाँ पे कि एक गतिशीलता किस भाषा का शब्द है वो। लेकिन ये नॉर्मल भी अगर लिखा तो अगर इंग्लिश में आता है और हिंदी में भी होगा तो गतिशीलता की अगर बात की जाती है तो ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। मनुष्य अपनी किस सोच के कारण जातीय विद्वेष, क्षेत्रीय भावना या फिर ऊंच नीच या फिर राष्ट्रहित की अनदेखी या उपेक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? बी, मतलब संकुचित। मतलब मनुष्य अपनी संकुचित सोच के कारण
जातीय विद्वेष देखता है, क्षेत्रीय भावना देखता है और ऊंच नीच देखता है और राष्ट्र हित की अनदेखी या उपेक्षा भी कर सकता है। तो उसकी एकदम संकुचित मतलब एकदम उसकी माइक्रो थॉट मतलब छोटी सोच इसको हम बोलते हैं, उसके कारण जो है ये सारी चीज़ें वो करता है। तो हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है। हम अब चैप्टर अभी 5 कंप्लीट करेंगे और उसके बाद 1 से 5 तक का ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम अगर हो पाए तो चैप्टर 6 भी ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम टोटल चैप्टर 18 चैप्टर हैं, 18 से 20 चैप्टर हैं, तो वो हम लोग 2 वीडियो में 3 वीडियो में हम उसको कर लेंगे। ओके, तो चैप्टर 4 पेपर का ये हम डिस्कस कर रहे हैं, याद रखना है, ठीक है। तो चलिए 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं हम। अब हम चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ काउंसलिंग चैप्टर का नेम है, टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है कि परामर्श की मुख्य रूप से कितनी प्राविधियाँ होती हैं, तो इसका राइट आंसर है बी, 3 होती हैं। 3 प्राविधियाँ होती हैं परामर्श की मुख्य रूप से, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी परामर्श की विचारधारा नहीं है। तो इसकी परामर्श की विचारधारा कौन सी नहीं, हमने भी देखा था लास्ट टाइम आंसर में, क्वेश्चन में, कि 3 थी, अनिर्देशीय, निर्देशीय और समन्वित। इसका राइट आंसर क्या है, सॉरी, इसका राइट आंसर क्या है, आंकिक परामर्श। ओके, सॉरी, परामर्श की विचारधारा नहीं है, इन्होंने इसमें ये बात कही है। तो इसका राइट आंसर क्या है, आंकिक परामर्श। हम लोगों ने लास्ट में ये 3 देखी थी। ओके, फिर नेक्स्ट है कि निर्देशीय परामर्श विचारधारा के प्रवर्तक कौन है। निर्देशीय परामर्श धारा विचारधारा के प्रवर्तक विलियमसन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है कि निर्देशीय परामर्श में किसको अत्यधिक महत्व प्रदान किया जाता है, तो इसको बी है, परामर्शदाता को निर्देशीय परामर्श में अत्यधिक महत्व प्रदान किया जाता है। फिर 5th नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रविधि में परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी का पूर्ण रूपेण मार्गदर्शन करता है। मतलब ऐसा कौन सा जो परामर्श होता है जिसमें कि परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी का पूर्ण रूपेण मतलब पूरी तरीके से उसका मार्गदर्शन करता है। तो इसका राइट आंसर सी है, निर्देशीय परामर्श में ये परामर्शदाता जो परामर्श प्रार्थी का पूर्ण रूपेण मार्गदर्शन करता है। परामर्शदाता किसके फलस्वरूप समाधान हेतु अच्छी सलाह नहीं दे सकता है, मतलब वो कैसा हो जो वो अच्छी सलाह नहीं दे पाएगा। तो अगर अधिक योग्य है तो अच्छी सलाह नहीं दे पाएगा, नहीं, बिल्कुल दे देगा। अगर अच्छा योग्य है तो सलाह दे देगा, प्रशिक्षित है तो सलाह दे देगा, अनुभवी है तो भी सलाह दे देगा। लेकिन अगर घूस लेता है तो अच्छी सलाह नहीं दे पाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, घूस लेना, डी। नेक्स्ट है कि परामर्श प्रक्रिया में निर्णय कौन लेता है। तो परामर्श प्रक्रिया में निर्णय लेता है परामर्शदाता, जो मतलब परामर्श दे रहा होगा वही तो कहेगा आप ऐसा ही करिए तभी आपको मतलब फ़ायदा होगा। तो जो प्रार्थी होता है वो मानता भी है, ठीक है। अगर उसको परामर्श लेनी है, नहीं लेना है तो फिर कोई बात नहीं, अपने आप अपने अकॉर्डिंग आप काम करिए फिर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि परामर्श की प्रक्रिया में कौन कम क्रियाशील होता है। मतलब जब परामर्श लिए जाते हैं तो उसमें कौन कम क्रियाशील होता है, कौन ज़्यादा। तो परामर्शदाता जो होता है वो ज़्यादा क्रियाशील होगा, ठीक है, क्योंकि वो परामर्श दे रहा है। लेकिन कौन कम क्रियाशील होता है, तो वो परामर्श प्रार्थी जो मतलब परामर्श ले रहा होता है। निर्देशीय परामर्श के लिए चरण या सोपान किसने बताया है। निर्देशीय परामर्श के लिए जो चरण है मतलब जो स्टेप हैं वो किसने बताए हैं, तो है कि इसका राइट आंसर है डी, मतलब ए व बी दोनों, मतलब विलियमसन और डार्ल दोनों ने परामर्श निर्देशन परामर्श के लिए चरण या सोपान बताए हैं। निर्देशीय परामर्श के चरण या सोपान नहीं है। तो निर्देशीय परामर्श के चरण या सोपान कौन कौन नहीं है और कौन कौन हैं इसमें पता चल जाएगा। तो इसका जो डी है वो है वाक्पटुता, मतलब ये निर्देशीय परामर्श नहीं है। इसमें संश्लेषण, फलानुमान और विश्लेषण ये तीनों निर्देशीय परामर्श के चरण हैं। फिर नेक्स्ट है कि कौन सा परामर्श बालक के व्यक्तित्व के संवेगात्मक पक्ष की अपेक्षा बौद्धिक पक्ष पर अधिक बल देता है। मतलब कौन सा ऐसा परामर्श है जो बौद्धिक पक्ष पर अधिक बल देता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है अनिर्देशीय परामर्श, निर्देशीय परामर्श, समन्वित परामर्श या कल्पित परामर्श। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी, मतलब निर्देशीय परामर्श, ठीक है। निर्देशीय परामर्श जो बौद्धिक क्षमता पे ज़्यादा वो बल देता है, मतलब उस पर ज़्यादा ध्यान देता है। निर्देशीय परामर्श किस प्रकार की बुद्धि वालों के लिए अधिक उत्तम है, मतलब अति उत्तम है। कौन सी प्रकार की बुद्धि वाले हैं जिसके लिए वो अच्छा है निर्देशीय परामर्श। तो उसका राइट आंसर ए है, मंद बुद्धि वालों के लिए जो है निर्देशीय परामर्श अच्छा है। निर्देशीय परामर्श का लाभ कब नहीं मिलता है। निर्देशीय परामर्श का लाभ क्या नहीं है इसमें, तो है परामर्श के समय बहुत कम लगना, मतलब परामर्श में समय बहुत कम लगना, या फिर समस्या पर अधिक बल देना, या फिर बालक के बौद्धिक पक्ष पर अधिक बल देना, या फिर उक्त सभी परामर्श हेतु इंतजार करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी, मतलब उक्त सभी परामर्श हेतु इंतजार करना। जैसे कि परामर्श में बहुत समय लग रहा है तो मतलब कम समय लग रहा है तो इस चीज़ पे ध्यान देना, समस्या पर अधिक बल देना मतलब उस पर फोकस करना,
बालक के बौद्धिक पक्ष पर भी अधिक बल देना। तो इन सभी चीज़ों का मतलब जो मतलब ये जो है ये लाभ नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, जैसे कि है कि निर्देशीय परामर्श का लाभ नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है उक्त सभी परामर्श हेतु इंतजार करना। अच्छा, मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि जब परामर्शदाता आपको ये कहेगा, मतलब जब आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो उसके बाद जब वो बोलेगा कि मतलब ये कोई मैटर नहीं करता है कि आपका जो परामर्श का समय है वो कम है, तो मतलब इससे ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, कि तो ऐसा कुछ नहीं है, वो कम समय में भी आपको परामर्श दे सकता है, तो ये सही है। ठीक है, परामर्श का समय बहुत कम लगना, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब ये लाभ नहीं लिखा है, तो ये लाभ नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है समस्या पर अधिक बल देना, तो ये भी मतलब निर्देशीय परामर्श का लाभ नहीं है। नेक्स्ट है कि बालक के बौद्धिक पक्ष पर अधिक बल देना, तो ये भी जो है बालक के बौद्धिक पक्ष पर ये भी लाभ नहीं है। ओके, तो इसका डी आंसर राइट होगा। फिर नेक्स्ट है कि छात्र की भावी समस्याओं की संभावना को ज्ञात करने, छात्र की भावी समस्याओं की संभावना को ज्ञात करके क्या करना होता है। ठीक है, अगर जो समस्याएं हैं स्टूडेंट्स की उसकी समस्याओं को जान करके क्या करना होता है, तो उसका राइट आंसर जो है फलानुमान, मतलब हम गेस करते हैं उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसको जो समस्याएं उसको सॉल्व कैसे की जाएंगी, ये सारी चीज़ें हम करने की कोशिश करते हैं। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन निर्देशीय परामर्श का दोष नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी है कि सर्वोच्च शिक्षा प्रदान करना, ये इसका दोष नहीं है, बाकी सारे दोष है। स्वनिर्देशन की योग्य ना होना या परामर्श प्रार्थी की अवहेलना करना ये दोष है, परामर्श प्रार्थी का सक्रिय से भाग ना लेना ये भी दोष है। तो निर्देशीय परामर्श का दोष क्या नहीं है, सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है, नेक्स्ट है कि अनिर्देशीय परामर्श के प्रवर्तक कौन है, इसका राइट आंसर ए है कार्ल रोजर्स। जो कार्ल रोजर्स हैं वो अनिर्देशीय परामर्श के प्रवर्तक हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अनिर्देशीय परामर्श में परामर्शदाता को स्थान प्राप्त है, मतलब जो परामर्शदाता को स्थान मतलब क्या वैल्यू दी गई है अनिर्देशीय परामर्श में, यहाँ पे ये बता रहे हैं, तो इसका राइट आंसर है गौण, मतलब परामर्शदाता को गौण स्थान प्राप्त है, मतलब ना तो सामान्य ना सर्वश्रेष्ठ, मतलब सामान्य से भी नीचे। फिर है किस परामर्श में परामर्श प्रार्थी खुद अपने आप निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न करता है, किस परामर्श में परामर्श प्रार्थी खुद अपने आप निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न करता है, मतलब जो हम जैसे कि अगर हमको प्रॉब्लम है तो हम ऐसा कब सिचुएशन होगा जो हम खुद ही अपने आप परामर्श ले सकेंगे, खुद से सोच सकेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, अनिर्देशीय परामर्श में। ओके, फिर नेक्स्ट है कि अनिर्देशीय परामर्श में कौन सा कार्य स्वयं परामर्श प्रार्थी संपादित नहीं करता है, मतलब अनिर्देशीय परामर्श जब होता है तो उसमें कौन सा कार्य स्वयं परामर्श प्रार्थी मतलब जो परामर्श लेने वाला होता है वो नहीं करता है, तो उसका राइट आंसर डी है दंड देना, मतलब वो दंड खुद को नहीं दे सकता है। ठीक है, अगर आप किसी से परामर्श लेने जाएंगे, ठीक है, कि भाई उन्होंने ऐसा किया उन्होंने ऐसा किया, तो वो सजेस्ट करेगा कि हाँ मतलब आप ऐसा करिए वैसा करिए, लेकिन अगर आप खुद से ही मतलब वो कर रहे हैं तो आप खुद को दंड नहीं दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सामने वाला कहेगा कि सॉरी खुद से नहीं दंड दे सकते हैं किसी को, ठीक है, तो परामर्श अगर जैसे कि कहीं अदालत में जाते हैं वहाँ पे तो अगर सलाह लेते हैं या गाइडेंस लेते हैं काउंसलिंग कराते हैं, तो वहाँ पे कहेगा कि हाँ इन पे इतना मतलब जो है वो पेनल्टी डाला जा रहा है, तो आप इनका मतलब इसको इतना करिए। डायरेक्ट अगर हम कहते तो हमसे नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कौन अनिर्देशीय परामर्श की अवधारणा नहीं है, इस धारणा नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है, बी है संवेगात्मक संघर्ष उचित समायोजन में एक बड़ी बाधा नहीं है, ये इसकी धारणा नहीं है अनिर्देशीय परामर्श की। परामर्श चाहने वालों को अधिकतम संतोष प्राप्ति होनी चाहिए, ये धारणा है कि भाई अनिर्देशीय परामर्श की धारणा क्या है, परामर्श चाहने वाले को अधिकतम संतोष प्राप्त होना चाहिए। फिर सी है कि समस्या का समाधान परामर्श प्रार्थी के जीवन के अनुकूल होना चाहिए, बिल्कुल जीवन के अनुकूल ही होना चाहिए। नेक्स्ट है कि परामर्शदाता को परामर्श प्रार्थी के दौरान गौण रहना चाहिए, जो परामर्शदाता है परामर्श प्रक्रिया के दौरान उसको गौण रहना चाहिए, मतलब उसका जो है महत्व बहुत कम होना चाहिए, बस उसकी महत्व सलाह देने तक होनी चाहिए। ठीक है, बाकी सामने वाले की प्रॉब्लम को उसको सुनना चाहिए, किसको, परामर्शदाता को परामर्श प्रार्थी की समस्या को सुनना चाहिए। तो इसका जो रॉन्ग आंसर क्या है वो सी है, मतलब समस्या का समाधान, बी है संवेगात्मक संघर्ष उचित समायोजन में एक बड़ी बाधा नहीं है। तो सिंपल से बात है, जो संघर्ष होगा संवेगात्मक संघर्ष होगा वो उचित समायोजन, मतलब कोई प्रकार का समायोजन अगर होता है तो उसमें एक बड़ी बाधा है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। फिर नेक्स्ट है कि उपबोधक द्वारा वार्ता को चुपचाप बिना किसी टिप्पणी के धैर्यपूर्वक सुनने को कौन सी प्रविधि कहते हैं। उपबोधक द्वारा वार्ता को चुपचाप बिना किसी टिप्पणी के धैर्यपूर्वक सुनने को कौन सी प्रविधि कहते हैं, तो इसको हो जाएगा आई थिंक स्वीकृत प्रविधि हो जाता है, नहीं सॉरी मौन धारण प्रविधि, मतलब एकदम शांत होकर सुन रहा है तो उसको मौन धारण प्रविधि कहेंगे। मौन धारण प्रविधि में कौन उपबोध्य को अधिक बोलने के लिए प्रेरित करता है, मौन धारण प्रविधि में कौन उपबोध्य को अधिक बोलने के लिए प्रेरित करता है, तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है,
22 का राइट आंसर है सी, मतलब उपबोधक को। ठीक है, उपबोध लिखा था तो उपबोध को अधिक बोलने के लिए प्रेरित करता है, तो उपबोधक के माध्यम से उपबोध को अधिक बोलने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, अच्छा है आदि शब्दों का प्रयोग किस प्रविधि में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? डी, मतलब स्वीकृत प्रविधि में, कि ठीक है, हाँ अच्छा है, जो भी है ठीक है, अच्छा है। तो यहाँ पे मतलब जो है डी इसका राइट आंसर को, कि हाँ हमने एक्सेप्ट कर लिया है जो भी है। ओके, फिर नेक्स्ट है कि किसके लिए स्पष्टीकरण आवश्यक है? तो उपबोधक, उपबोध्य या फिर ए बी दोनों इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है सी, मतलब उपबोधक और उपबोध्य दोनों के लिए स्पष्टीकरण आवश्यक है। ओके, फिर नेक्स्ट है कि त्रुटिपूर्ण या दोषपूर्ण विचारों को उपबोधक के लिए क्या करना आवश्यक होता है? त्रुटिपूर्ण या दोषपूर्ण मतलब जो जिनमें दोषपूर्ण हैं विचार हैं, उनको उपबोधक के लिए क्या करना आवश्यक होता है? तो इसका जो राइट आंसर क्या है? ए, मतलब परित्याग करना आवश्यक होता है। जब आपके मतलब जो गंदे विचार हैं या जो गलत विचार हैं, आप उनको परित्याग कर दीजिए, तो उनको परित्याग करने की आवश्यकता होती है। निराशा से बचने के लिए कौन सी विधि आवश्यक है? मतलब अगर आप सैड हैं तो उससे बचने के लिए कौन सी विधि आवश्यक है? तो आप आश्वासन प्रविधि करिए। मतलब अगर आपको आश्वासन मिलता रहेगा, ठीक है, कि हाँ ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, सब अच्छा है, आप बिल्कुल परेशान मत, आपके अंदर जो निराशा है वो एक हद तक चली जाती है। ठीक है, फिर 27 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा जगत में किस प्रविधि का प्रचलन अधिक लोकप्रिय है? तो इसका राइट आंसर क्या है? व्याख्यान। जो व्याख्यान है वो शिक्षा जगत में काफ़ी जो है वो प्रचलित है। ओके, व्याख्यान विधि। फिर नेक्स्ट है कि किसने साक्षात्कार प्रविधि के कई गुण नहीं बताए हैं? तो मतलब इसमें जो कौन सा है ऐसा, राइट स्टोन या फिर रॉबिन्स या फिर जस्टमैन या फिर प्रॉक्टर, किसने साक्षात्कार प्रविधि के मतलब इंटरव्यू जो है प्रोसेस के कौन से गुण नहीं बताए हैं? तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है? डी, प्रॉक्टर ने जो है इंटरव्यू प्रोसेस के गुण नहीं बताए हैं। ओके, नेक्स्ट है कि समन्वित परामर्श के प्रचारक एवं प्रवर्तक कौन है? समन्वित परामर्श के प्रचारक एवं प्रवर्तक कौन है? देखो तीन वो हैं परामर्श, निर्देशन, अनिर्देशन और समन्वित। ठीक है, तो ये थर्ड वाला है, समन्वित परामर्श के प्रचारक और प्रवर्तक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या है? बी, थॉर्न। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि सामाजिक अभिकर्ताओं को बांटा नहीं जा सकता है। तो किस में नहीं बांटा जा सकता है? सामाजिक संस्था में। सामाजिक जो अभिकर्ताएँ हैं, जो सामाजिक सोशल वर्कर्स होते हैं, उनको किस में नहीं बांटा जा सकता है? सामाजिक संस्था में नहीं बांट सकते हैं, निजी संस्था में नहीं बांट सकते हैं, व्यापारिक संस्था में नहीं बांट सकते हैं, या लेन देन में इसमें नहीं बांट सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? टी, मतलब हम लेन देन में उसको सामाजिक अभिकर्ताओं को नहीं बांट सकते हैं। हमारे 5th चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आई थिंक हम इतना ही रखते हैं क्योंकि ज़्यादा फिर बड़ा हो जाएगा। तो उसके फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और तब तक आपको पूरा वीडियो देखना है, चाहे आप बोर ही क्यों ना हो रहे हो। प्लीज़, मेरा बस मोटिव यही है कि आप इस वीडियो के माध्यम से इसके क्वेश्चंस को अच्छे से देखें, समझें, और आप बीएड में अच्छे मार्क्स गेन करें। ठीक है, अच्छा मेरिट बनेगा। मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग ही फर्स्ट ईयर के मार्क्स बनेंगे। इसीलिए प्लीज़ मतलब वीडियो के एक एक क्वेश्चंस को आप देखिए, मिस मत करिए, नहीं तो प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपना ध्यान रखिए, एकदम बेस्ट रहिए, और बिंग टीचर की वीडियोस को फॉलो करते रहिए, आपके लिए बहुत बेटर है। ओके, चलिए बाय।